नमस्कार, गौरव जी दिख रहे हैं। और सबसे पहले अज्ञेय सहचर मंच को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने साथियों गौरव तिवारी, रमाकांत राय और उनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूं और आभार प्रकट करता हूं इस मौके को देने के लिए। मित्रों, आज जिस विषय पर बातचीत होनी है वह इसलिए उसका चुनाव किया गया कि अभी कुछ दिन पहले ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण हम लोगों ने किया और क्यों ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि पर बातचीत की जाए। ऐसा बातचीत हुई और फिर ये हुआ कि उन पर चर्चा हो, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दृष्टि को लेकर। कुछ बातें पहले आपसे शेयर करूं, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दृष्टि पर बातचीत करूं मैं। मित्रों, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो विराट व्यक्तित्व है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह एक विरल व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व और हिंदी आलोचना जगत में, इतिहास लेखन में, निबंध लेखन में, उपन्यास लेखन में आप कह सकते हैं कि विराट रचना पुरुष और एक भारतीय मनई की तरह, जिसे भारतीय मनई मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं राजेश जोशी से उधार लेकर, जो वो किस तरह से नागार्जुन के लिए प्रयोग करते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस पूरे विराट व्यक्तित्व की जो चेतना की निर्मिति है उसके परिवेश पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। उस दौर के जो पूरा का पूरा वो जो भारतीय चेतना का वो दौर है, स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर है, उस पर चर्चा करेंगे। इतिहास दृष्टि के निर्माण में इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सीधे इतिहास दृष्टि पर बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि उनके इतिहास ग्रंथों का हम मूल्यांकन कर लें। और एक बात और आपसे साझा मैं करूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे रचना पुरुष हैं कि उनका इतिहास लेखन, उनका निबंध लेखन, उनका लालित्य लेखन, उनका सौंदर्य लेखन, उनके उपन्यास लेखन, उनका विचार लेखन, उनकी आलोचना सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जब उनके इतिहास दृष्टि पर बातचीत करेंगे तो सब एक दूसरे के साथ आवाजाही होती रहेगी, उसके साथ ही आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि इस संदर्भ में दूसरे इतिहासकारों में ऐसी चीज नहीं लागू होती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ ये बात दिखाई देती है कि उनके निबंधों में उनके इतिहास दृष्टि को देखा जा सकता है, उनके इतिहास लेखन के साथ। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में और भी एक बात आपसे कहूं मैं कि हिंदी आलोचना में मूल्यांकन की जो परंपरा रही है, बहरहाल इसकी तरफ बहुत सारे आचार्यों, आलोचकों ने इशारा किया है, लेकिन फिर मैं बता दूं कि जब भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन या आलोचना लेखन या आलोचना दृष्टि की बात होती है, इतिहास दृष्टि की बात होती है, तो प्रायः उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुकाबिल खड़ा कर दिया जाता है और ये बात बनती नहीं। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के आलोचना लेखन को संपन्न करते हैं, समृद्ध करते हैं और इसी तरह से हमें उन्हें देखना और परखना चाहिए। बहुत सारे आचार्यों ने इस पर बातचीत भी की है। खूबसूरत बात यह है कि बीएचयू स्कूल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपनी शिष्य परंपरा तैयार की, उसमें दो शिष्यों के बाद से मैं अपनी बात शुरू करता हूं जो हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष हैं, नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी। नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज नाम की पुस्तक लिखी और विश्वनाथ त्रिपाठी ने उनका पुण्य स्मरण किया है व्योमकेश दरवेश नाम की पुस्तक। मित्रों, ये दोनों पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे व्यक्तित्व को, उनके रचनात्मक गुनावट को, उनकी इतिहास दृष्टि को, उनके पूरे आलोचनात्मक लेखन को उभारती। ये बड़ी जरूरी किताबें और यह विरल बात है कि हिंदी आलोचना में अपने गुरु के प्रति इस तरह से, या कहा जाए हिंदी अकादमिक जगत में यह विरल है जो जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखा गया। मैं अपनी बात शुरू करूं
इससे पहले मैं इन दो पुस्तकों से दो कोड आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इनसे बातचीत जब शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा परिवेश स्पष्ट होगा। व्योमकेश दरवेश में कैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की संगत में रहते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो उनको निकट से जाना, उनके व्यक्तित्व की जो पूरी बुनावट है, जो उनकी स्थानीयता है, कैसे उसको वो रचते हैं उसमें। इसके साथ साथ यह भी वह कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन और लेखन कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा आचार्य जो जीवन में कई बार विस्थापित हुआ और कई बार बसा, वह हिंदी के अकेले ऐसे विरल आचार्य। इसके साथ साथ वो अपनी स्थानीयता से लेकर किस तरह से विस्तार के साथ पूरे परिवेश में कैसे वो आरंभिक पढ़ाई अपने गांव से करते हैं, फिर बनारस आते हैं और बनारस में भी जो पारंपरिक संस्कृत की पढ़ाई है, हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या धर्म संकाय एक अलग संकाय है, जो पूरे भारत में ऐसा कोई संकाय नहीं मिलेगा जहाँ सिर्फ संस्कृत विद्या को अलग से संकाय में पढ़ाया जाता है। वहीं पर ज्योतिष विभाग में उन्होंने अध्ययन किया और ज्योतिष विभाग में अध्ययन करने के बाद आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण, संस्कृत की गहन जानकारी उन्होंने अर्जित की। और कर्मकांड के साथ साथ आप ध्यान दीजिए कि वह इन सारे शास्त्रों का अध्ययन वो करते हैं। इसके बाद वो हिंदी क्षेत्र में आते हैं, तो कैसे उनका व्यक्तित्व बुनता है और इसके बीच में कैसे एक आचार्य बनते हैं, वह उपन्यास लेखक के रूप में कैसे दिखाई देते हैं और एक मानवतावादी आचार्य के रूप में जिसके पूरे साहित्य का लक्ष्य मनुष्य है। और आप देखेंगे कैसे एक विराट व्यक्तित्व की निर्मित होती है। मैं वो कोट पढ़ता हूं पहले, फिर बात शुरू करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। वो हिंदी साहित्य में, हिंदी चिंतन परंपरा में जो मौखिक परंपरा है उसके वो मूर्धन्य आचार्य। व्योमकेश दरवेश में उनके जीवन और परिवेश के बारे में बहुत खूब लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। मैं वो पढ़ रहा हूं आपके सामने कि जनपदीय संस्कृति, प्रकृति, पंच महाभूत, उत्सव, पर्व, मेले ठेले, नदियां, सरोवर, मिथक, किंवदंतियां, सौंदर्य, विषमता, दारुण, अभाव, निरन्य, निर्वस्त्र जन, हृदय विदारक विपत्तियों में उनका धैर्य, निराशा और उसमें भी रस ढूंढ लेने की क्षमता, जिजीविषा है। उनका जीवन स्थितियों के प्रवाह वेग से निरंतर विस्थापित और फिर स्थापित होता है। हिंदी के कम अध्यापक इतनी बार विस्थापित और स्थापित होते रहे जीवन भर। बलिया की गंगा का असीम जल सागर जो बाण भट्ट की आत्मकथा में रूपायित होता है। पंडित जी के रचनाकार व्यक्तित्व में एक गप्पी बलियाटकी है। अगाध पांडित्य, वाराणसी, शांति निकेतन और रविंद्र ने उसे विकसित किया, किंतु है वह पूर्वांचल का अभावग्रस्त कथावाचक ही, जो मोहक कथावाचक जमीन आसमान के कुलाबे मिलाकर पाठक श्रोता को मंत्रमुग्ध कर सकता था। गुरुवर लोकवादी आचार्य थे तो आकाश धर्मा गुरु भी। वह अपने पर हंसने का कोई मौका नहीं चूकते थे। संकीर्णता और सांप्रदायिकता से अछूता उनका व्यक्तित्व। आप देखिए कि इस पूरे कथन में जिस तरह से विश्वनाथ त्रिपाठी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व के बारे में लिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो बलिया की जो स्थानीयता है उससे कैसे वो जुड़ते हैं। बलिया की स्थानीयता का पूरा परिवेश, गंगा का वह प्रवाह और इसके बीच में वहाँ की जो पूरी दरिद्रता है, निरन्नता है, अभाव है, उसको वो देखते हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ पर वो कहते हैं, वो ये कहते हैं इसके बीच में जीवन जीने की जिजीविषा की उद्दाम लालसा। मित्रों, इसको आज के संदर्भ में अगर जोड़ना चाहें हम तो कह सकते हैं कि जिस सदी के संकट से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर तमाम विचारधाराएं एक तरफ, एक चीज है जो मनुष्य को जीवित रख सकती है, वह है उसकी जीवसा, उसकी जो प्राण शक्ति है वही उसको जीवित रख सकती है। और ऐसे में पूरा का पूरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य हमारे बड़े काम का है। उसको देख और परख सकते हैं हम। और इस प्रक्रिया के बारे में आप बातचीत करें तो आप समझ सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पूरा व्यक्तित्व है कैसे वह निर्मित होता है। एक कथावाचक के रूप में कैसे वो आते हैं,
कैसे वो आकाश धर्मा गुरु और आकाश धर्मा विराट आचार्य के रूप में वो दिखाई देते हैं। और इस निर्मिति में उनकी स्थानीयता, उनकी जनपदीयता और उसके पूरे परिवेश का बहुत बड़ा योगदान है। एक पक्ष तो ये, दूसरा पक्ष जब वह आते हैं काशी में और यहाँ के पूरे उस माहौल के साथ वो जुड़ते हैं, उस पूरे विराट चेतना के साथ अपने को निर्मित करते हैं, तो ध्यान देने की बात है। दूसरी परंपरा की खोज में नामवर सिंह ने ये लिखा है उनके पूरे उस इतिहास लेखन और इतिहास दृष्टि के बारे में, जिसमें खास बात वो लिखते हैं कि 20वीं शताब्दी का वो जो पूरा दौर है, जिसको बिना समझे हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दृष्टि को नहीं समझ सकते, उसको पढ़ने और देखने की जरूरत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व में कैसे उस दौर की राजनीति, स्वाधीनता आंदोलन का वो दौर, उस समय में घटित होने वाली चीजें वो बहुत मायने रखती हैं। उनको समझे बिना हम उनके इतिहास लेखन को, उनकी इतिहास दृष्टि को नहीं समझ सकते। 20वीं शताब्दी के उस दौर में 1900 चौथा दशक है, उस चौथे दशक में आप ध्यान दीजिए कैसे निर्मिति होती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसके बारे में उनके योग्य शिष्य नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज में बहुत खूब लिखा है, वो मैं पढ़ता हूं आपके सामने। 20वीं सदी के चौथे दशक में विद्रोह फक्कड़पन के ही किसी न किसी रूप को लेकर प्रकट हुआ था। इसका एक रूप निराला के कुकुरमुत्ता जो 1940 में प्रकाशित हुई बड़बोलेपन में है, राहुल के 1942 में प्रकाशित वोल्गा से गंगा तक कथाकृत में है। गांधीवाद के आदर्शवाद का ढांचा हर क्षेत्र में चरमरा उठा था। अनेक राजनीतिक और नैतिक आदर्श संदिग्ध हो उठे थे। यही वह काल है जब मार्क्स और फ्रायड दोनों के विचार एक साथ भारत के मध्य वर्ग को प्रभावित कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या भी स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में और उग्र हो उठी थी। आप देखिए कि इस पूरे आलोक में अगर आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ें कि 1940 का वो दशक, 1940 का वो दौर, एक तरफ गांधी जी की जो चेतना थी या गांधी जी का प्रभाव था वो कमजोर पड़ रहा था, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता का उभार दिखाई दे रहा था, तीसरी तरफ जातीय शुद्धता की जो बात चल रही थी और इसमें सांस्कृतिक शुद्धता की बात चल रही थी, सांप्रदायिकता और वैमनस्य का पूरा परिवेश कैसे निर्मित हो रहा था। ऐसे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने लेखन में किन चीजों को ले आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका जैसी पुस्तक लेके आते हैं। 1942 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर जैसी पुस्तक लेके आते हैं। उसी दौर में उनके निबंध लेखन को आप पढ़िए और बाद के दौर में भी देखें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत की पुनर्व्याख्या करते हैं। वो हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य लेखन होते हुए संस्कृति का चुनाव करते हैं और संस्कृति के उस चुनाव से वह संस्कृति की पुनर्व्याख्या करते हैं और भारतीय संस्कृति को किस रूप में पुनर्व्याख्यायित करते हैं। उनके पुनर्व्याख्यायित करने का जो तरीका है वह यह है कि भारतीय संस्कृति विशुद्ध संस्कृति नहीं है, जबकि आप उस युग के उस दौर के साथ उसको जोड़कर देखें कि एक तरफ सांप्रदायिकता की समस्या चल रही है, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैल रहा है, हिंदू अपने को शुद्ध बता रहा है, मुसलमान अपने को शुद्ध बता रहा है और एक सांस्कृतिक विरासत के साथ अपने को जोड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि कैसे जातीय चेतना का भी एक विकास उस रूप में कैसे देख सकते हैं। और एक और बात कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के साथ उसकी चेतना का एक असर उस दौर में दिखाई देता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी है, उसका भी असर आप देख सकते हैं। इन सब के बीच में आप देखें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने लेखन में या अपनी चेतना में किस चीज का चुनाव करते हैं। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संस्कृति में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, वो शुद्धता के खिलाफ एक कैनवस रचते हैं और उसके रचाव में कैसे वो जो बातें करते हैं, अशोक के फूल जैसे निबंध में जब वह लिखते हैं तो इसको उस दौर में देखने की जरूरत है, उस पूरे परिवेश में तलाश करने की जरूरत है जिसको निर्मित कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब इसका निर्माण कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे पूरे उस समकालीनता के साथ अपने को कैसे रच रहे हैं, पुनर्सृजित कर रहे हैं। अब भारतीय चेतना को, भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय जन मन को एक नई दिशा वो देने का प्रयास करते हैं। संस्कृति के बारे में अशोक के फूल में वो जो लिखते हैं वह उनका आधार वक्तव्य भी आप मान सकते हैं। वो जो आधार है उसका, उनके पूरे चिंतन का, पूरे आचार्यत्व का, पूरे इतिहास लेखन का, उसको आप देखें कि उसका विस्तार कैसे वो बाद में करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत की अविशुद्धता पर लिखा है, मैं वो पढ़ रहा हूं कि मुझे मानव जात की दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का यह जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्गम जिजीविषा, जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। इस संस्कृति के बारे में उनके इस कथन को अगर हम पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि जो बातें वो कहना चाह रहे हैं कि कैसे पूरे उसके आलोक में संस्कृति की शुद्धता की बात तो वो नहीं कर रहे हैं, वो उसके अविशुद्धता की बात करते हैं। और उसके अविशुद्धता की बात जब वो करते हैं तो स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं कि उस दौर में, समकालीनता के स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर में, हिंदू मुसलमान के वैमनस्य के उस दौर में राजनीति और समाज की जो दिशा जा रही थी उसको एक नई दिशा देने का काम वो करते हैं। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक है भारतीय चेतना और उस मेधा को समझने के लिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे व्यक्तित्व को अगर आप समझें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस पूरे लेखन को अगर आप समझें तो जिसमें भारतीय संस्कृति और उसकी परंपरा को कैसे वो निर्मित करते हैं, कैसे उसके विचार पर वो बातचीत करते हैं, तो बार बार वो कहते हैं कि यह देश किसी एक संस्कृति से नहीं बना, यह बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। और ये जो बहुसांस्कृतिकपन है, इसके साथ जब वो चीजों को कहते हैं तो एक तरफ कैसे आर्येतर जातियों के बारे में, किन्नर के बारे में और तमाम सारे वन्यजीवी जातियों के बारे में तमाम सारी वो कैसे विस्तार के साथ लिखते हैं। और इस लिखने की प्रक्रिया में जो बातें वो कहते हैं कि इसके समष्टि से वो भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। ऐसे में भारतीय संस्कृति की पुनर्खोज करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय इतिहास लेखन की एक नई परंपरा और नए ढांचे को विकसित कर रहे हैं। यहाँ पर समझने की बात और है कि भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय चेतना को लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो दृष्टि है वह उस दौर में जो उपनिवेशवादी संस्कृति है, जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन, उसके बरक्स वह भारतीय चेतना को नए सिरे से रच रहे हैं। आपको यहाँ पर ठहरकर एक बात जरूर मैं बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या द्विवेदी युग के उस पूरे आलोचनात्मक और इतिहास लेखन के दौर को अगर आप देखें, दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास लेखन और उनकी इस सांस्कृतिक दृष्टि को देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि समकालीनता के अगर पैमाने पर देखा जाए तो ज्यादा लोकतांत्रिक थी। वो ज्यादा विराट चेतना को लेकर अपने साथ चल रही थी और ज्यादा समसामयिक है। उसके पीछे कारण यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लेखन भी नवजागरण की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने लेखन में नवजागरण की उस पूरी औपनिवेशिक मीमांसा के विरोध में रचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक खास बात देखेंगे उनके लेखन में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस चेतना को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस चेतना को निर्मित करते हैं, उस चेतना में औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा या औपनिवेशिक ज्ञान के उस पूरे आलोक में कई जगह फंसते भी नजर आते हैं। ये बात आप पढ़े गहराई से तो नजर आएगा आपको कि जो विक्टोरियाई नैतिकता का जो आवरण है
उसमें कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि वो पूरा का पूरा आवरण बनाया गया था औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा में, औपनिवेशिक चेतना के साथ उसकी निर्मित की गई थी, उसमें कई जगह फंसते हुए भी नजर आते हैं, कई जगह वो अंतर्विरोधग्रस्त नजर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उसकी निर्मिति से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस बात को कहने की कोशिश करते हैं, उसमें कई जगह उनके इतिहास लेखन में, उनके इतिहास दृष्टि में दुविधाएं भी आपको नजर आएंगी। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ऐसा नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लगभग उस औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा या औपनिवेशिक इतिहास लेखन की जो दृष्टि है, उसके समानांतर भारतीय इतिहास चेतना को रखते हैं, भारतीय इतिहास लेखन की सांस्कृतिक चेतना को रखते हैं, और यहाँ पर वह परंपरा को ले आने की कोशिश करते हैं, परंपरा का पुनर्नवीकरण करते हैं। आप देखिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन में एक शब्द बार बार आता है, वह है पुनर्नवा। वो पुनर्नवा किस चीज का करना चाहते हैं? असल में वो भारतीय चेतना, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास बोध, भारतीय लेखन परंपरा, भारत की मौखिक परंपरा और वो तमाम सारी परंपराएं जो उस दौर में भी हमारे भारतीय लेखकों के द्वारा चूक हो गई थी, उसको ले आने का प्रयास वो करते हैं। वो अपने पूरे कैनवस में, चिंतन में, लेखन में, रचना में वो ले आने की उसको कोशिश करते हैं। ये बड़ी खास बात है, इसको आप समझें अगर उस दौर में। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपना कैनवस बनाते हैं तो तुलसी को अपना नायक बनाते हैं वो, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर का चुनाव करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब इस चीज की बातचीत करते हैं तो वो अपने नायक के रूप में किस कवि का चुनाव करते हैं? कबीर का चुनाव करते हैं। आप जानते हैं कबीर किस जाति के थे? जाति के बारे में उन पर बहुत सारी बहसें हो चुकी हैं, लेकिन कबीर वयनजीवी जाति से कैसे जुड़ते हैं? अब कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते हैं, और ये जो चेतना की निर्मिति है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पसंद आती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे बुनावट में ये चेतना आपको दिखाई पड़ेगी, इसके निर्माण की प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। और कबीर के पूरे मूल्यांकन में बार बार वो इस चीज की निर्मिति करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं। यहीं पर एक खास बात और आपको बता दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लोक है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लोक है, दोनों में थोड़ा फर्क है। ये भी आप इस समझ सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लोक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोक से थोड़ा ज्यादा विकसित लोक है, विस्तृत लोक है। इसका मतलब यह हुआ कि तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह नहीं बताया जा रहा है कि उनका लोक श्रेष्ठ है, इनका लोक श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अगर आप व्यापकता के संदर्भ में इसकी बातचीत करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लोक में तमाम वो सारे लोग आते हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जो उस बौद्धिक और शिक्षित परंपरा से सीधे नहीं जुड़े हुए, जो शास्त्रीय परंपरा से नहीं जुड़े हुए, जो शिक्षित मध्य वर्ग है वो नहीं है। वो यह कहा जाए उस पूरे दौर के साथ जोड़कर देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लोक में व्यापक हाशिए का वो समाज भी आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लोक में वो तमाम सारी जातियों के लोग आते हैं जो किस तरह से भारतीय चेतना के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। उन संप्रदायों के तमाम सारे लोगों को वो शामिल करते हैं जो धर्म के नाम पर जिनको अलग कर दिया गया था, उनको वो शामिल करते हैं कि वह भी लोक में शामिल होगा। और उनका जो लोक का जो विराट कैनवस है या विराट उसकी चेतना है, उसमें आप देखें तो उसमें धार्मिक संप्रदाय के लोग भी आते हैं, तमाम सारे हाशिए के समाज के लोग भी आते हैं, उसमें सिद्धों, नाथों, जैनों को उन्होंने शामिल किया। इन सब के बीच में साहित्य का जो मूल्यांकन निर्मित करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या इतिहास को का पुनर्नवीकरण करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो देखने लायक है। वो बेहद जनतांत्रिक है, ज्यादा लोकतांत्रिक है, और इस लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक मूल्यों के बीच में अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस दौर का मूल्यांकन आप करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, और बहुत समसामयिक है। मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो बार बार इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है
और इसके साथ साथ एक खास बात और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ आती है, वो है परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व। वो परंपरा की बातचीत बार बार करते हैं क्योंकि वो परंपरा के आलोचक हैं, परंपरा के शास्त्र का परंपरा का पुनर्नवीकरण करते हैं। लेकिन इसके बीच में आप ये ध्यान दीजिए कि परंपरा और आधुनिकता को साथ साथ लेकर चलते हैं। उनका ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि परंपरा कोई ऐसी चीज नहीं जो अतीत जीवी है या अतीत में जो चीज घटित है वही परंपरा है। वो कहते हैं कि परंपरा को अर्जित भी करना पड़ता है, परंपरा का पुनर्नवीकरण करना पड़ता है। और परंपरा और आधुनिकता मनुष्य के दो कदम की तरह है कि एक कदम जब टिकेगा तो दूसरा कदम तभी आगे बढ़ेगा। इस तरह से उसकी जो चाल है वो कैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, और ये गतिशीलता का पर्याय है। इसीलिए वो परंपरा और आधुनिकता के साथ एक तरह देखें कि कई बार आधुनिकता को परंपरा से व्याख्यायित करते हैं और फिर परंपरा को आधुनिकता से व्याख्यायित करते हैं। इसके समानांतर आप एक चीज और समझ सकते हैं कि लोक और शास्त्र के बारे में जब वो बातचीत करते हैं तो उनका ये कहना है कि शास्त्र को समझने के लिए लोक को समझना बहुत जरूरी, और कई बार लोक को समझने के लिए शास्त्र को समझना जरूरी। इसीलिए लोक और शास्त्र का द्वंद्व जो नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज में उनके इतिहास दृष्टि के बारे में लिखा है कि लोक और शास्त्र का द्वंद्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चेतना का केंद्रीय भाव है, या उनकी इतिहास दृष्टि का केंद्रीय तत्व है जो आप समझ सकते हैं, जिसके बारे में विस्तार से नामवर सिंह ने लिखा है, उसको आप पढ़ें। इसके साथ वो आप देखें कि कैसे निबंधों में लोक और शास्त्र के इसी चेतना के निर्मित की बात वह करते हैं। आम फिर बौरा गए जैसे निबंध में वो लिखते हैं, जब कभी लोक परंपरा के साथ किसी पोथी का विरोध हो जाता है तो मेरे मन में कुछ नवीन रहस्य पाने की आशा उमड़ पड़ती। कभी कभी तो बड़े बड़े पंडितों की बात भी मुझे असंगत दिख जाती। अब यहाँ आप देखें कि वो साफ साफ ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब लोक परंपराएं जो अपने किस तरह से विकसित हो रही हैं, उसके साथ जो पोथियां लिखी गई हैं, जो शास्त्र लिखा गया है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना है कि लोक का जो व्यापक समाज है, जो व्यापक संस्कृति है, उससे अगर उसके टूल्स से जब हम पोथियों का मूल्यांकन करेंगे तब ज्यादा हमारे लिए मायने रखेगा वो। और कई बार पोथियां एक तरफ आप कबीर को याद कर सकते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। आप ध्यान दीजिए कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। जो आँखिन देखिए यह लोक है, ये लोक की मौखिक परंपरा है, और उसी लोक की वो मौखिक परंपरा जो केंद्रीय तत्व है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे लेखन का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि का, इसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे वो विकसित करते हैं अपने पूरे लेखन में। अब आप यहाँ ठहर कर देखें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस पूरे निर्माण, उस पूरे के पूरे निर्मिति में दो चीजों का और भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे उनकी निर्मिति होती है, उसके साथ साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब काशी में आते हैं तो काशी में कैसे शास्त्रीय अध्ययन के साथ जो ज्ञान परंपरा है उसको वो आत्मसात करते हैं। लेकिन उनकी यात्रा असल शुरू होती शांति निकेतन से। जब वह शांति निकेतन जाते हैं, वहां गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी मुलाकात होती है, उनके साथ उनकी संगत होती है। इसके साथ साथ वह चित्रमोहन सेन के साथ मिलते हैं। और आपको बता दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में जो विश्व दृष्टि है, उनकी जो मानवतावादी चेतना है, उसको कैसे वो किस तरह से निर्मित होती है उनके पूरे व्यक्तित्व में, जिसे कहा जाता है कि उदात्तता जिसे कहा जाता है, वो विराटता जिसे कहा जाता है, मानवीय जिजीवसा का प्रयोग जो बार बार करते हैं, अदम्य लालसा का प्रयोग वो बार बार करते हैं, वो सब उस शांति निकेतन के पूरे परिसर में उन्हें वो मिलता है। एक चीज और समझने की है कि काशी की ज्ञान परंपरा, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस दौर में हैं, उस दौर में काशी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये सब ज्ञान की उस परंपरा में औपनिवेशिक चेतना के साथ कैसे मुठभेड़ करते हैं। लेकिन शांति निकेतन एक ऐसी जगह है जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ इस अभियान को छेड़ती।
रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा लेखन, उनका पूरा व्यक्तित्व, उस दौर, उस स्थानीयता की पूरी बुनावट को अगर आप समझें तो कैसे वो सांस्कृतिक चेतना के साथ इसका पुनर्निर्माण करते हैं, उससे ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आप पढ़ें भारतीय राजनीतिक इतिहास को, तो वहां पर गांधी जी भी जाते हैं, वहां पर महामना भी जाते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आंतरिक चेतना, उनके लेखन में उसकी पूरी बुनावट मौजूद है, ये आप समझ सकते हैं। एक खास बात तो यह है। दूसरी चीज ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्माण की इस प्रक्रिया में मैंने अभी आपसे बताया कि कैसे स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर में कैसे वो एक नई सांस्कृतिक चेतना के साथ, जिसमें कैसे वो उस पूरे माहौल में जहां सांप्रदायिकता का माहौल है, जहां शुद्धता की बात की जा रही, वहां कैसे कबीर जैसे नायक को ले आने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ठहर कर यह भी सोचने की जरूरत है कि परंपरा का पुनराविष्कार जब करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उसके बीच में किस प्रकार से उन्होंने साहित्य के मूल्यांकन का नया दृष्टिकोण विकसित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को एक नया रास्ता दिखाया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समानांतर इतिहास लेखन को एक नया मजबूत पक्ष देते हैं, और इसको एक दूसरे के बरक्स देखने की जरूरत नहीं, एक दूसरे के समानांतर विकसित होते हुए कैसे वो उसके बाद विकसित उसको करते हैं, ये आप देख और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन में ये इस चेतना का निर्माण कैसे होता है, इस चेतना की बनावट का रूपायन कैसे होता है। कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन को पढ़ने के लिए उनके निबंधों के पास जाना पड़ेगा आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैसे इतिहास लेखन में जिन पुस्तकों का निर्माण किया, उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय पर लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्होंने लिखा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप उन्होंने लिखा, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ऐसे ग्रंथों की रचनाएं उन्होंने की। लेकिन अशोक के फूल जैसे ग्रंथ में उन्होंने, कुडत जैसे ग्रंथ में जो निबंध ग्रंथ हैं उनके, उसमें जो निबंध उन्होंने लिखे हैं उससे आप उनके इतिहास लेखन को जोड़कर समझ सकते हैं कि वह साहित्य के इतिहास को किस तरह से समझते हैं, उस साहित्य को किस तरह से समझते हैं। असल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए साहित्य का मतलब मानवीय चेतना का विकास करना, मनुष्य के सौंदर्य का विकास करना, मनुष्य के अंदर प्रेम को विकसित करना, मनुष्य को और अधिक ज्यादा मानवीय बनाना। और ऐसे में वो बार बार जब लिखते हैं कि साहित्य, मेरे लिए साहित्य क्या है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए, वो बार बार कहते हैं। तो इस तरह से आप इस संदर्भ को देखने का प्रयास करें तो वो जब कहते हैं अशोक के फूल में उन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में, साहित्य का इतिहास लेखन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब साहित्य के इतिहास लेखन में उसको युगीन परिस्थितियों के साथ विवेचित करते हैं तो परंपरा के साथ इसको पुनर्मूल्यांकित करने की कोशिश करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल में लिखा है कि साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके लेखकों और कवियों के उद्भव और विकास की कहानी नहीं है, वह वस्तुतः अनादिकाल प्रवाह में निरंतर प्रवहमान जीवित मानव समाज की ही विकास कथा है। ग्रंथ और ग्रंथकार संप्रदाय, उनके आचार्य इस परम शक्तिशाली प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण वो ग्रंथ और ग्रंथकार नहीं है, महत्वपूर्ण है वह धारा जिसकी तरफ इतिहासकार या ग्रंथकार इशारा करता है। आप देखें, इससे वो अपनी इतिहास दृष्टि की निर्मित करते हैं कि परंपरा की जो धारा है, जो लगातार चेतना के साथ अपने को विकसित करते हुए चली आ रही है, उसको बिना समझे हम साहित्य के इतिहास को नहीं समझ सकते और नहीं लिख सकते। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के साथ साथ उस दौर में और भी जो इतिहास लेखन हुआ उसमें परंपरा पर बातचीत तो हो रही थी, लेकिन परंपरा का नवीकरण नहीं हो रहा था, पुनर्नवीकरण नहीं हो रहा था, परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़कर उसकी इस तरह की व्याख्या नहीं हो रही थी। इसी के चलते बहुत सारी चीजें छूट गई, तो साहित्य के इतिहास लेखन का जो पाठ हुआ, अधूरा पाठ आपके सामने नजर आने लगा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य की भूमिका में
इसी चीज को लेके आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका को अगर आप पढ़ें तो वो साफ साफ उसके भूमिका के प्राकथन में, शुरुआत में वो लिखते हैं कि यह इतिहास नहीं है, यह उस तरह से इतिहास ग्रंथ नहीं है, यह इतिहास ग्रंथ की भूमिका है। इसको पढ़ के इतिहास को देखने के नए गवाक्ष खुलेंगे, इतिहास लेखन की नई दृष्टियां इससे विकसित होंगी, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसकी जो उसमें स्थापनाएं, उसमें 2-3 स्थापनाएं मैं आपके सामने बता रहा हूँ। एक स्थापना उनकी बड़ी महत्वपूर्ण उसमें है कि जो पहला ये पाठ है जो उनके पूरे इतिहास दृष्टि का केंद्रीय तत्व है, भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास। उन्होंने इस दृष्टिकोण के साथ आदिकाल की भी व्याख्या की, उन्होंने इस दृष्टिकोण के साथ भक्ति काल की भी व्याख्या की। उस व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा, हमारे सारे विद्यार्थी जानते हैं उस व्याख्या के बारे में, बहुत कुछ पढ़ाया गया है उनको, जिसमें इस्लाम के प्रभाव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको 16 आने में सिर्फ 4 आना मानते हैं। और ये कहते हैं 12 आने परंपरा का वह स्वाभाविक विकास है जो भक्ति के साथ विकसित होता है। ये वह बार बार कहते हैं। ये आप ध्यान देने की बात है कि इसके साथ जोड़कर इसको आप देख और समझ सकते हैं। इसके साथ मध्यकालीन चेतना में जो लोकमानस है उससे वो मध्यकाल के विकास की बातचीत करते हैं। और कबीर और संत कवियों को जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये लिखा कि वह किस तरह से उस पूरी भारतीय चेतना से अलग हैं, साहित्य की उस चेतना से अलग है, उनको पुनर्स्थापित करते हैं। वो बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि भारतीय चेतना और भारतीय परंपरा के वाहक हैं ये कबीर और संत कवि, इनको बिना जोड़े आप हिंदी साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसमें कहने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ एक खास बात और वो कहने की कोशिश करते हैं कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, जिसमें भारतीय चेतना का स्वाभाविक विकास जिसके रूप में वो व्याख्यायित करते हैं, उससे हिंदी साहित्य को देखने का नया नजरिया मिला, नई बहसें आई और उस बहस में लोक और शास्त्र का द्वंद्व भी आया। आप समझे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस इतिहास लेखन को उसी दौर में बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया और उस परंपरा में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा थी, उस परंपरा के बहुत सारे आचार्य विवेचकों ने इसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि यह साहित्य की परंपरा नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास दर्शन है, जो इतिहास दृष्टि है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे विधेयवादी इतिहास दृष्टि भी कहा जाता है, प्रत्यक्षवादी इतिहास दृष्टि भी कहा जाता है, उससे अलग एक नए दृष्टिकोण के साथ वह इसको निर्मित करते हैं। और इस निर्माण की प्रक्रिया में साहित्य में जिन चीजों को लाने की कोशिश करते हैं वह एक नई चीज है। नई चीज है कि मौलिक स्थापना है। मुझे लगता है कि इस चीज को हम लोगों ने बाद में छोड़ दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आप इसको ठहर कर समझें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस चीज के बारे में बातचीत की उसके बारे में प्रशंसा तो बहुत की गई, लेकिन उस तत्व को लेकर, उस मीमांसा को लेकर, उस चेतना को लेकर अगर इतिहास लेखन बाद में होता, जिसकी अभी बहुत जरूरत है, तो हिंदी साहित्य का चेहरा शायद दूसरा होता। मैं एक निबंध से आपसे बातचीत कर रहा हूं, अशोक के फूल में उन्होंने एक बड़ी मानीखेज बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री को किस रूप में हम ग्रहण करें और किस रूप में ग्रहण करें। तो उन्होंने तमाम सारे तत्वों के बारे में बताया और ये बताया कि बिना इसको ग्रहण किए हम इतिहास लेखन नहीं कर सकते, क्योंकि उस दौर में जो इतिहास लेखन हुआ उसमें साहित्य की जो कसौटी बनाई गई उसमें इन चीजों को कई जगहों पर छोड़ दिया गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसकी तरफ संकेत करते हैं। और जब वो संकेत करते हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है ठहर कर कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिसको रामविलास शर्मा बाद में विकसित करते हैं, उस पदबंध को आप पढ़ें अगर भाषा और समाज नाम की पुस्तक में, जिसमें भाषा पर बातचीत करते हुए भारतीय भाषाओं के अंतर क्रियाओं के बारे में बातचीत करते हैं, आपस में आवाजाही की बात करते हैं। ठीक भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं जैसी पुस्तक को अगर इस दृष्टिकोण के साथ आप पढ़ें तो ज्यादा समझ सकते हैं जो रामविलास शर्मा लिखते हैं। हिंदी जाति का साहित्य जैसी पुस्तक को आप इसके साथ पढ़ें तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अशोक के फूल में
हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री नाम का जो लेख है, निबंध है, उसे पढ़ा जाए। उसको मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं कि जिनके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब यह कहते हैं कि बिना इसको समझे, बिना इस सामग्री का अध्ययन किए हम साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन नहीं कर सकते। यह हिंदी साहित्य का मुकम्मल इतिहास हम नहीं लिख सकते। वह लिखते हैं कि मेरा अनुमान है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के पहले निम्नलिखित साहित्यों की जांच लेना बहुत उपयोगी होगा, जिनकी अच्छी जानकारी हम न तो भक्ति काल के साहित्य को समझ सकेंगे और न वीर गाथा काल या रीति काल को। अब आप देखें तो उसके बारे में जो लिखते हैं उसमें वो 8 तत्वों की बात करते हैं, 8 संदर्भों की बातचीत करते हैं और वो बताते हैं कि जैन और बौद्ध अपभ्रंश का साहित्य, कश्मीर के शैवों और दक्षिण तथा पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, उत्तर और उत्तर पश्चिम के नाथों का साहित्य, वैष्णव आगम पुराण निबंध ग्रंथ, पूर्व के प्रच्छन्न बौद्ध वैष्णवों का साहित्य, विविध लौकिक कथाओं का साहित्य। आप ध्यान दें कि इन तत्वों को जब लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो लगभग इसी दृष्टिकोण से उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की। वो भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास को भारतीय साहित्य के इतिहास की परंपरा में व्याख्यायित करते हैं। वो भारतीय चेतना की परंपरा में उसको व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं, और जिसको बाद में विकसित होना चाहिए था, कुछ विकास उसका हुआ लेकिन वो कड़ी टूट सी गई, जिसका पुनर्मूल्यांकन फिर हमें करने की जरूरत है। वो ज्यादा जरूरी है। इतिहास को 21वीं सदी में जब हम इतिहास लेखन पर बड़ी बड़ी बहसें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतिहास को अंतर अनुशासनिक के साथ जब बातचीत कर रहे हैं, तब हम को इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन की उस परंपरा में जाना चाहिए जहां पर कैसे विस्तार के साथ इन तत्वों की वो बातचीत करते हैं। क्योंकि अंतर अनुशासनिक पाठ का मतलब इतिहास को समाज, राजनीति और तमाम सारे तत्वों की तरफ जाने से पहले हमें इन तत्वों से गुजरना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पुराण को, अपने साहित्य को, अपने धर्म और अपने दर्शन और इन सारी चीजों से, जिसका साहित्य से बहुत गहरा रिश्ता होता है, बिना उसको पढ़े सीधे समाज और राजनीति से बातचीत करेंगे तो कई बार वैचारिक आलाप जैसा वो होगा, उसमें ठोस सामग्री नहीं आएगी। क्योंकि ये बात सही है कि साहित्य को कैसे साहित्य कलाओं के साथ विकसित होता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले वो आचार्य हैं जो हिंदी साहित्य की परंपरा में साहित्य, संगीत, कला, चित्रकला, स्थापत्य कला और आयुर्वेद और तमाम कलाओं को साथ जोड़कर उसकी वो व्याख्या करते हैं। मित्रों, रीतिकाल पर अगर आप बातचीत करें तो रीतिकाल पर, जो रीतिकाल की पूरी की घटना है, उसको नए सिरे से समझने के लिए उस दौर के संगीत को, उस दौर की पूरी चित्रकला को, स्थापत्य कला को, संगीत को और उस दौर के सामाजिक संस्कृति को समझकर जब आप उसका मूल्यांकन करें, जिसकी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इशारा करते हैं, वो कलाओं के संदर्भ में ये सारी बातें वो कहने की कोशिश करते हैं। ये आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले आचार्य हैं जो हिंदी साहित्य में कला से लेकर, ललित कला से लेकर और उसके सांस्कृतिक इतिहास का जो बोध है, उसके बड़े कैनवस को, उसको विस्तार देते हैं। उससे हिंदी को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उस कविता को जो मध्यकाल में लिखी गई है, जो रीतिकाल में लिखी गई है, या बाद में या पुराने समय में जो कविताएं लिखी गई, उनको इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसकी प्रस्तावना करते हैं, तो बेहतर साहित्य का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। बिहारी की कविता में जिस तरह से चित्र का स्वरूप आता है, और भी बहुत सारे मूल्यांकन के दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर वहीं आता हूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब हिंदी साहित्य की भूमिका में कैसे भारतीय चिंतन परंपरा या चेतना के स्वाभाविक विकास की बातचीत करते हैं, तो वहां पर वह उसको पृष्ठभूमि के रूप में विकसित करते हैं और उसके विकास को कैसे वह हिंदी साहित्य का आदिकाल में दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसको कि एक आदिकाल में जब दिखाने की कोशिश करते हैं तो बार बार इस चीज को कहते हैं
आदिकाल जानते हैं कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में उनके 5 व्याख्यानों का वो संग्रह। मित्रों, एक और तत्व चीजें याद आती हैं तो उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जितने लिखित परंपरा के आचार्य हैं उससे ज्यादा मौखिक परंपरा के वो आचार्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निर्मित में उनका कथावाचक का जो व्यक्तित्व है वो ज्यादा मुखर है। इसीलिए उनका मध्यकालीन बोध का स्वरूप जैसी पुस्तक को आप पढ़ें, उनके हिंदी साहित्य आदिकाल पुस्तक को पढ़ें और सारे पुस्तकों को, तो उसमें कैसे वो निखर कर वो सारी विराटता उनके इतिहास दृष्टि की दिखाई देती है। अब आप देखें कि जब वह हिंदी साहित्य के आदिकाल पर बातचीत करते हैं तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अलग एक नए दृष्टिकोण की बात करते हैं। फिर मैं यहाँ पर उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर चर्चा आप हमारे सुधी विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं। आप जानते हैं कि कैसे सिद्धों, नाथों और जैनों के साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे सांप्रदायिक साहित्य कहा के खारिज कर दिया। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब उसको किनारे करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के अनिवार्य तत्व के रूप में ले आते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य की भूमिका और उस दौर में 1940 में कबीर का नायक के रूप में चुनाव करके जब कबीर को बड़े कवि और भक्त कवि के रूप में स्थापित करते हैं तो उस स्थापना के साथ उसको विकसित करने के लिए उस परंपरा में वो सिद्धों, नाथों और जैनों के यहाँ जाते हैं। सिद्धों, नाथों, जैनों के साहित्य को वह सांप्रदायिक साहित्य की कोट में न रख के कैसे हिंदी साहित्य की जातीय परंपरा का साहित्य कहते हैं और उसको विकसित करने के लिए वो हिंदी साहित्य का विस्तार करते हैं, वो अपनी इतिहास दृष्टि का निर्माण करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तरह से विकसित न करते तो शायद आदिकाल के मूल्यांकन का तरीका दूसरा होता हमारे सामने। हो सकता है आदिकाल वहीं तक रहता जहां तक आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ले जाते हैं उसको, जिसमें मीर खुसरो, विद्यापत से लेकर रासो साहित्य ही दिखाई देता है। तो एक नए गवाच के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो उन्होंने लिखा भी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में कि इस अंधकार युग को प्रकाशित करने हेतु जो भी चिंगारी मिल जाए उसको सावधानी से जला रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की संभावना लेकर आई होती है। उसके पेट में केवल उस युग के रसिक हृदय की धड़कन ही नहीं बल्कि उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्भासित करने की क्षमता छिपी होती है। इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और उपेक्षा की पात्र नहीं हो सकती। साहित्य की दृष्टि से, सामाजिक गतिकी की दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाने की संभावना होती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये जब कहते हैं कि साहित्य, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो आप जोड़ें कि हो सकता है कि कहने का ढंग अटपटा हो, और कहने का ढंग अटपटा है तो इसका मतलब उसे साहित्य की कोट से तो बाहर कर नहीं सकते। अगर उससे उस कैनवस से बातचीत करें या उस दृष्टिकोण से बातचीत करें तो बाद में बहुत सारा साहित्य हमें बाहर निकाल के फेंक देना पड़ेगा। इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब यह प्रस्तावित करते हैं तो वह आधुनिकता के दृष्टिकोण से इस चीज की बात करते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको ये जरूर बता दें कि आधुनिकता में जो वैज्ञानिकता की बात है, जो तार्किकता की बात है, जो मनुष्य को केंद्र में रखने की बात है, ये सारी बातें आदिकाल के मूल्यांकन में अगर आप परखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि में दिखाई देगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा को पोषित करने वाले आचार्य नहीं है। वो परंपरा का पुनर्नवीकरण करते हैं आधुनिकता के दृष्टिकोण के साथ। और आधुनिकता का इससे बड़ा दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि जो कविता, जो साहित्य व्यक्ति को अधिक, जो साहित्य, जो पूरी की पूरी कविता, जो साहित्य, जो चेतना मनुष्य को ज्यादा मनुष्य बनाए, ज्यादा मानवीय बनाए, उसको ज्यादा विकसित करे, उसकी कलात्मक चेतना को, उसके सौंदर्य बोध को, उसकी सांस्कृतिक चेतना को, वह ज्यादा बेहतर साहित्य हो सकता है। और प्रेम और प्रतिरोध और सौंदर्य, ये तीन तत्व तो बार बार वो उसमें तलाशने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जिसके बारे में बातचीत भी किया है बाद में उन्होंने अपने पूरे उपन्यास में, ये आप परख सकते हैं। मैं उसके तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक खास बात और है। मैं अभी थोड़ी देर में आधुनिक काल पर उनके विचारों पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक खास बात और आपसे कह दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व की यह खूबी है
कि वो जो प्रश्नाकुलता है, कि वो किसी से डरने की बात नहीं करते, और जब वो डरने की बात नहीं करते तो कहते सबसे प्रश्न करना चाहिए। लोक हमें ये सिखाता है, लोक से वो ये चेतना ग्रहण करते हैं। वो ये कहते हैं कि डरना किसी से नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिसका मतलब यह है कि वो ये कहते हैं कि लोक का मतलब लोक की अंधभक्ति नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किया कई बार व्याख्या करते वक्त हम भावावेश वेग में या भी लोक करते करते इतने ज्यादा विस्तार उसका दे देते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो लोक है वो शास्त्र से ज्यादा बेहतर है। असल में वो लोक और शास्त्र दोनों को एक दूसरे के पैमाने पर कसते रहते हैं। ये आप इसको देखने की कोशिश करें तो आपको बार बार दिखाई देगा। जैसे कि उनके, मैंने बताया आपको कि उनके इतिहास लेखन को, उनके निबंध लेखन को, उनकी पूरी वैचारिकी को, उनके पूरे इतिहास दृष्टिकोण को आप उपन्यास में जाए तो वह खिलता हुआ नजर आता है। उनके उपन्यास के पात्र ज्यादातर हाशिए के समाज से जुड़े हुए पात्र, किस तरह से स्त्रियां, जो उपेक्षित स्त्रियां हैं, कैसे मजबूती के साथ अपने को वहां प्रदर्शित करती हैं, वहां रूपायित करती हैं अपने को। वहां पर अनगढ़ से व्यक्तित्व वाले पात्र हैं, लेकिन बड़ी बातें वो जीवन के संवेग से करते हैं, जीवन की चेतना से उसको रूपायित करते हैं, उसको निर्मित करते हैं। प्राण भट्ट की आत्मकथा में बाबा का एक कथन है, वो बहुत जरूरी कथन है, उसको आप पढ़ें, जिसमें वो लिखते हैं कि देख, जो कहते हैं बाबा कि देख रे तेरे शास्त्र तुझे धोखा देते हैं, जो तेरे भीतर सत्य है उसे दबाने को कहते हैं, जो तेरे भीतर मोहन है उसे भूलने को कहते हैं, जिसे तू पूछता है उसे छोड़ने को कहते हैं। ये बात बड़ी खास है कि मनुष्य की जो जिजीवसा है, मनुष्य की जो आंतरिक चेतना है, मनुष्य के अंदर का जो लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र, या कहा जाए उसका सौंदर्य बोध, उस पर वो बार बार कहते हैं कि शास्त्र हर जगह आपका सहारा नहीं बन सकता, शास्त्र कई बार धोखा देता है, जो तेरे भीतर का सत्य है उसे झांकने की जरूरत है। असल में ये भीतर का सत्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई खंडित सत्य नहीं है, वो सत्य को एक व्यापकता के साथ देखने की कोशिश करते हैं, उसको ले आने की कोशिश करते हैं और बार बार ये बताने की कोशिश भी वो करते हैं। इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने लेखन में कैसे एक विराट चेतना को निर्मित करते हैं। एक पक्ष और है उनके इतिहास दृष्टि की निर्मिति में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वो है मिथक और सौंदर्य तत्व का। उस भारतीय चेतना में, भारतीय लेखन में जिस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो है कालिदास का लेखन। आप समझ सकते हैं कि कालिदास का जो सौंदर्य पक्ष है, या लालित्य, उन्होंने लिखा भी है, कालिदास के लालित्य योजना पर विस्तार से लिखा है उन्होंने। और सौंदर्य पक्ष के बारे में बातचीत करते हुए जब वो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भारतीय चेतना की निर्मिति में, या भारतीय कविता की निर्मिति में, भारतीय साहित्य की निर्मिति में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक कवि का है तो वह है कालिदास। और कालिदास ने प्रकृति का जिस तरह से चित्रण किया है, प्रकृति और पूरे उसके सौंदर्य का जिस तरह से चित्रण किया है, वो बहुत आकर्षित करता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। उसको अलग से मूल्यांकन करने की जरूरत है, लेकिन उनके इतिहास दृष्टि में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी चीज, मिथक को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नए सिरे से मूल्यांकित करते हैं। आप जानते हैं कि मिथक को, इसके पहले मिथ शब्द का प्रयोग किया जाता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले आचार्य हैं जिन्होंने मिथक शब्द का प्रयोग किया, और मिथक शब्द का प्रयोग करके उसको नए सिरे से व्याख्यायित किया। मित्रों, हमारे समय में मिथकों पर बहुत सारी किताबें हैं, और मिथक हमारे इतिहास को देखने का, मिथकों के सहारे हम अपने इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे भारतीय साहित्य का इतिहास लेखन, या भारतीय साहित्य जो हमारा है, उसको देखने का सबसे बड़ा दृष्टिकोण मिथकीय चेतना को विकसित करना। और मिथक के बारे में एक बात ये कहा जाता है कि मिथक में
जो होता है कि वो कल्पना से कैसे, कल्पना का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और मिथकों के बारे में कहा जाता है कि वो इतिहास का कल्पनात्मक विस्तार कैसे उसमें होता है। लेकिन एक खास बात यह कि समय और समाज के साथ मिथकों का निर्माण भी होता है। और मिथक हमारी चेतना को कैसे निर्मित करते हैं, मिथक हमारी इतिहास बोध को कैसे निर्मित करते हैं, और मिथक हमारी इतिहास बोध को कैसे निर्मित करते हैं। तो इसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को लेकर और तमाम सारे पौराणिक ग्रंथों को आधुनिकता की कसौटी पर मिथक के सहारे हमने जो सृजित किया, हमारे बहुत सारे आचार्यों ने, वह बहुत बड़ी पूंजी है हमारे भारतीय इतिहास लेखन की। उसको अलग से फिर कभी आप समझे विस्तार से उस पर लिखा गया है और उस पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको विकसित करते हैं। ये भी बहुत बड़ा योगदान है उनके इतिहास लेखन, उनकी इतिहास दृष्टि का। एक खास बात तो ये। अब कुछ बातें हमारे मित्र रमाकांत राय जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इतिहास में आधुनिक काल पर जो बातचीत करते हैं उस पर कुछ बात करूं, तो मैं ये बातचीत करते हुए कुछ बात आगे बढ़ाता हूं, अंतिम दौर की तरफ बात ले चलता हूं कि मित्रों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1955 के आसपास उनका वो ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये बात सही है कि इतिहास लेखन की परंपरा में यह बड़ा कमजोर ग्रंथ है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के लिहाज से वो मुकम्मल ग्रंथ लिख ही नहीं सकते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने आपसे बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व कथावाचक मौखिक परंपरा का व्यक्तित्व, कैसे संवादी भूमिका करने वाला व्यक्तित्व, कैसे मिथक से इतिहास और लोक को अपने अंदर समाहित करने वाला आचार्य, और इन सब के बीच में वह प्रकृति की बात करते हैं, वह कैसे सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की बात करते हैं और इतिहास को ब्रॉड कैनवस पर देखने की बात करते हैं। और उस कैनवस पर जब वो बातचीत करते हैं तो उनको अगर महदूद करके किसी एक कसौटी पर अगर इतिहास लिखने के लिए दे दिया जाएगा तो उसका हास्य वही होगा जैसे कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का हुआ, और वह प्रायोजित तरीके से लिखवाया हुआ ग्रंथ है। ये कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखा है, जो टिप्पणियां की, उसमें उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में लगभग पूर्ववर्ती टिप्पणियों को विकसित किया। लेकिन आधुनिक काल के बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो करते हैं, खासकर प्रगतिशील हिंदी कविता के बारे में। प्रगतिशील हिंदी कविता और छायावादी कविता में मानवतावादी चेतना की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो आप पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन प्रगतिशील हिंदी कविता के बारे में ये बात बड़ी मायके की है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। 1936 से 43 के बीच प्रगतिवाद कहा जाता है, जिसके त्रयी हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन। उसको बाद में विकास उसका होता है। उस प्रगतिशील साहित्य में जो मार्क्सवाद की चेतना का विकास है, जो मार्क्सवाद की राजनीतिक चेतना का साहित्यिक रूपांतरण जिसमें नजर आता है, जिसमें वर्गीय चेतना का विकास नजर आता है, उस साहित्य को कैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण साहित्य मानते हैं। और ये कहते हैं कि यह साहित्य भक्ति काल के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साहित्य है, क्योंकि भक्ति काल में जिस तरह से लोक को और हास्य के समाज को महत्व दिया गया था, उसी तरह से इस साहित्य में लोक और हास्य का समाज फिर दिखाई देता है। उसमें सौंदर्य, जो श्रमशील सौंदर्य है, वो उनको बहुत भाता है। लेकिन इसके बीच में उसकी सीमाओं के बारे में जिस तरह से बातचीत करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो ये कहते हैं कि प्रगतिशील साहित्य में, क्योंकि वैचारिकता का अत्यधिक आग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पसंद नहीं। वो कहते हैं भारतीय मनीषा में ये फिट हो ही नहीं सकता, किसी एक चीज के आग्रह के साथ भारतीय चेतना का विकास हो ही नहीं सकता। जो बहुभाषी राष्ट्र है, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, बहुमानसिक बहुमना स्थिति वाला राष्ट्र है, उसमें इस एक चेतना को लेकर भारतीय चेतना का विकास हो ही नहीं सकता। और ऐसे में वो प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में, या जिसे मार्क्सवादी पार्टी या मार्क्सवादी राजनीतिक एजेंडे पर जो साहित्य लिखा जाने लगा, उस पर वो टिप्पणी करते हैं, जिस पर मुक्तिबोध ने, नेमिचंद जैन ने भी टिप्पणी की थी, बाद में उसके सीमाओं के बारे में बातचीत की थी। और यह उन्होंने कहा कि यह साहित्य अगर सांप्रदायिकता के साथ, सांप्रदायिकता का मतलब उनके यहाँ यह है कि एक विशेष राजनीतिक चेतना को ही अगर रूपायित करेगा तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा, एक विशेष वर्ग का साहित्य हो जाएगा।
जबकि प्रगतिशील साहित्य तो बड़ा साहित्य, प्रगतिशील साहित्य का मतलब वो मार्क्सवादी पक्षधरता को लेते हुए भी लोक के पक्ष में, शोषण के विरोध में, शोषित में शक्ति की तलाश करते हुए श्रम सौंदर्य को नए सिरे से विकसित करने की बात करता हुआ कैसे एक विराट चेतना के साथ या व्यापक चेतना के साथ लिखा जा रहा है, जिसमें राजनीतिक सामाजिक यथार्थ की बातचीत है, जिसमें प्रेम के पारिवारिक सामाजिक चित्रण की बातचीत है। ये सारी बातें आप देख सकते हैं, परख सकते हैं। उन्होंने प्रगतिवाद पर जो लिखा है वो मैं छोटा सा एक कोटेशन आपके सामने पढ़ता हूँ। कितना महत्वपूर्ण है कि उस दौर में कैसे इस चीज को वो लिखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रगतिवादी आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है। इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक हैं। भक्ति के महान आंदोलन के समय जिस प्रकार एक अदम्य दृढ़ आदर्श निष्ठा दिखाई पड़ी थी, जो समाज को नए जीवन दर्शन से चालित करने का संकल्प वहन करने के कारण अप्रतिरोध्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी, उसी प्रकार का यह आंदोलन भी हो सकता है। भक्ति का महान आंदोलन सांप्रदायिकता की चट्टान से टकराकर चूर्ण विचूर्ण हो गया। इस आंदोलन में भी एक प्रकार की सांप्रदायिकता के चिन्ह उगने लगे हैं। आशा करनी चाहिए कि वह बढ़ नहीं पाएगा और मनुष्य को सब प्रकार के शोषणों और बंधनों से मुक्त करने की महिमामय साधना सफल होगी। आप देखें कि ये इस कथन में एक तरफ वह जिस भक्ति आंदोलन के बारे में बातचीत करते हैं उसको करीने से उन्होंने व्याख्यायित किया है कि भक्ति आंदोलन के बारे में बातचीत करते हुए उसमें सांप्रदायिकता की चट्टान से टकराकर चूर्ण विचूर्ण हो गया। मित्रों, इस वाक्य को, इस पदबंध को आप भक्ति आंदोलन के पहलू वाले निबंध के साथ पढ़ने की कोशिश करें, मुक्तिबोध के साथ। मुक्तिबोध ने जिस तरह से लिखा है और इसके साथ साथ ये बताने की कोशिश वो करते हैं कि भक्ति की विराट चेतना कैसे उसी सांप्रदायिकता का शिकार हो गई जिसके विरोध में वो खड़ी हुई थी, और इस तरह से प्रगतिशील चेतना में वो चीज देखने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रगतिशील चेतना अगर अपने पूरे उस आंदोलन को जो वो लेकर चल रही है, अगर इसी चेतना के साथ विकसित होगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर वह बहुत वैचारिक आग्रह के साथ, या कहा जाए उसको सांप्रदायिकता की चेतना जो जिसकी तरफ इशारा वो कर रहे हैं, अगर उसी आग्रह के साथ यह लिखा जाएगा तो इसका विकास नहीं होने वाला। ये बड़ी बात है। और किसी प्रकार की कट्टरता के बारे में अभी गौरव जी जो लिख रहे हैं ये बात सही है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी भी प्रकार की संकीर्णता और कट्टरता के विरोधी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसी व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया को हम उनके इतिहास दृष्टि में देख सकते हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें और भी हैं, कुछ एक खास बातें मैं आपके सामने और करना चाहता हूँ जिनको बिना किए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दृष्टि को समझा नहीं जा सकता। वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कविता, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये बहुत कहते हुए मैंने बहुत सारे अध्यापकों को, आलोचकों को सुना भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता के आलोचक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उससे बड़ा कविता का कोई आलोचक नहीं। उसके बाद मुक्तिबोध ने हिंदी कविता में व्यावहारिक आलोचना को बहुत सटीक तरीके से विकसित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सैद्धांतिक नहीं, इतिहास आलोचना जिसे कहा जाता है, जिसे सांस्कृतिक आलोचना कहा जाता है, जिसे संस्कृति विमर्श कहा जाता है, उसके आलोचक। और संस्कृति विमर्श के बीच में जब वो बातचीत करते हैं तो भारतीय जीवन के बारे में बातचीत करते हैं, वो टोना टोटका के बारे में बातचीत करते हैं, वो प्रथाओं के बारे में बातचीत करते हैं, अपने गांव में होने वाली लोक परंपराओं, नौटंकी नाटक की बातचीत करते हैं, वो तीज त्योहारों की बातचीत करते हैं, वो तमाम पर्वों की बातचीत करते हैं जिसमें भारतीय जनता रमती है। वो पूर्वांचल के उस अंचल से आते थे कि जिसमें आज भी छठ का पर्व किस तरह से मनाया जाता है। उनके मन में एक तरफ कबीर थे और दूसरी तरफ उनकी अंतः चेतना में तुलसीदास भी बसते हैं। समन्वय की विराट चेतना, सामंजस्य की चेतना जो तुलसीदास के यहाँ है वह आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ दिखाई देगी, और प्रतिरोध की जो मुखर चेतना है वो कबीर के यहाँ, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको पसंद करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी बाइनरी में किसी चीज को नहीं ले आने की कोशिश करते हैं कि इसके विरोध में इसको ले आया जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
आग्रह मुक्त होकर भारतीय चेतना को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक चेतना, साहित्यिक चेतना और उसके पूरे विस्तार के साथ आप देख समझ सकते हैं। और हिंदी में जो कला और सौंदर्य जिसे कहते हैं उसकी परख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत थी। और प्रेम और कला और सौंदर्य की परख को खासकर ग्रामीण संस्कृति जिसे कहते हैं, लोक संस्कृति जिसे कहते हैं, उसकी परख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बेजोड़ है। उनके शिष्य व्योम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक व्योमकेश दरवेश में एक बड़ी खूबसूरत सी बात उन्होंने लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। छंद को जरूर मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर अपनी बातें समेटूंगा मैं। कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को वो जो चीज उनको बहुत पसंद थी वो था प्रेम का वह स्वरूप, जिसके और अब आपको बता दें कि सूरदास नाम की पुस्तक में भी उन्होंने वो बातें मैंने छोड़ दी। एक खास, चूंकि एक ही लेक्चर में सारी बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर व्याख्यानों की पूरी सीरीज होनी चाहिए, तब बात हो सकती है। मैं कुछ अंश वो आपके सामने सुनाना चाहता हूं कि कैसे वो नायक और नायिका के बारे में बातचीत करते हैं और लोक की बातचीत करते हैं। लोक में ज्ञान की जगह, ज्ञान से ज्यादा, ज्ञान के दिखावे से ज्यादा प्रेम को महत्व दिया जाता है। और प्रेम को जो महत्व दिया जाता है तो उनकी जो चेतना है उसी से निर्मित हुई है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कोई जब व्यंग करता था, इस पुस्तक में लिखा है त्रिपाठी जी ने कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जब कोई टिप्पणी करता था तो वो ठहाके के साथ उसको ठहाके से उसका उत्तर देते थे। वो कहते ठीक ही तो कह रहा है, और वो उसका प्रतिवाद नहीं करते थे। जैसे आज के दौर में हमारे यहाँ जो हिंदी आलोचना और अकादमिक जगत में सारा का सारा ज्यादातर अकादमिक जगत इसी में लगा है। अगर किसी की आचार्य की आलोचना किसी और आचार्य ने कर दी और शिष्य ने जाकर वहां तक पहुंचा दिया तो आपस का जो द्वंद्व है उसी में सारी सृजनात्मकता उनकी लगी रहती। आचार्य द्विवेदी इससे मुक्त थी। वो सीखने की बात है। अगर आपको विराट रचना है, आपको बहुत तरीके से बेहतरीन तरीके से चीजों को रचना है, तो आचार्य द्विवेदी के यहाँ आपको जाना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ उस छंद को जो कवि मंडन का छंद है। इसमें उन्होंने कहा कि उनको बहुत पसंद था, बार बार उसका उदाहरण वो देते थे कि अलिहों तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, घहराए कैकारी घटा उनई, इतनई में गागर शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़ो न गयो, कभी मंडन है कभी हाल गिरी, चिर जीव हूँ नंद को बारो अरी, गही बाह गरीब ने ठाढ़ी करी। कि कैसे एक नायिका है, वो नायिका जाती है यमुना के तीर में, अपनी गगरी भरती है और गगरी भरती है, उसके बाद कैसे वह घटा जो छाती है उस घटा से कैसे वह बहरा कर वह गिरती है और उसको कृष्ण थाम लेते हैं और उसके बाद उसको सहारा देते हैं। यह जो सौंदर्य है, ये जो चीज है, इसको बार बार वो अपनी कविता में ले आने की कोशिश, वो अपने साहित्य के चिंतन में, इतिहास लेखन में ले आने की कोशिश करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस दृष्टिकोण के साथ आप उनको देख और समझ सकते हैं। अब मैं अपनी बात को समझते समय मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दृष्टि या उनके पूरे लेखन में कौन सी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो बात यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस तरह से भारतीय अस्मिता और उसकी स्मृति और उसकी परंपरा को विकसित करते हैं। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी औपनिवेशिक दौर में भारतीय चेतना का पुनर्निर्माण करते हैं और ये पुनर्निर्माण करते समय वो किसी भी प्रकार के किसी कुंठा के शिकार नहीं है। वो भारतीय चेतना को विकसित करते हैं। जैसे एक बात ये इस तरह से ली जाए इस प्रतीक से कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
भारतीय चेतना को या भारतीय ज्ञान मीमांसा, भारतीय दर्शन, भारतीय कला, भारतीय साहित्य को विकसित करने के लिए या उसको विकसित इस तरह से करते हैं कि औपनिवेशिक चेतना का जो पूरा विस्तार है उसके समांतर भारतीय चेतना की विराट परंपरा को उसके सामने लाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा मूल्यांकन बहुत कमजोर है भारतीय चेतना का। भारतीय चेतना बहुत विशाल है, भारतीय परंपरा बहुत विशाल है, भारतीय साहित्य, भारतीय कलाएं बहुत विशाल हैं और भारतीय सौंदर्य और मिथक शास्त्र बहुत विशाल है। इसको कैसे समझा जाए, इसके लिए एक भारतीय दृष्टि चाहिए, भारतीय मन चाहिए, भारतीय लोक और शास्त्र दोनों का मन चाहिए। सिर्फ लोक मन से नहीं काम चलने वाला, लोक के साथ शास्त्र का अवगाहन भी करना पड़ेगा, तब वो चीज चाहिए। और एक बात और मैं कह के अपनी बात समाप्त करूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं, जिसमें आनंद दास का पोथा, जिसमें चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा जैसा उपन्यास रचते मित्रों, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये जो उपन्यास सृजित किए, इस सृजन की परंपरा में वो भारतीय आख्यान परंपरा का पुनर्निर्माण करते हैं, पुनर्सृजन करते हैं। और इसके साथ साथ जिसे आप पश्चिम की कहानी और उपन्यास की वो परंपरा जो उस समय जिसका प्रभाव उनके समकालीनों पर खूब उसका असर दिखाई दे रहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उससे एकदम अलग रास्ता अख्तियार करते हैं और वो संस्कृत भाषा को तत्समता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि उस तत्समता से कहीं आपको बोरियत होती है, उसको पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है, गौरव की अनुभूति होती है उससे। और उसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि भारतीय चेतना के निर्माण के लिए, अब इसे मैं इस तरह से जोड़कर देखना चाहता हूं कि गद्य में जिस तरह से बाणभट्ट की आत्मकथा का सृजन किया, भारतीय चेतना के पुनर्निर्माण के साथ, भाषा के साथ, सौंदर्य के साथ, उसके पूरे सांस्कृतिक परियोजना के साथ, ठीक उसी तरह मुक्तिबोध ने भी अपनी कविताओं को रचा है। मुक्तिबोध ने ब्रह्मराक्षस जैसी कविता लिखी, अंधेरे में कविता लिखी, तो उसका जो भाषिक बुनावट है उस कविता का, या जो उसमें जिस तरह से उसको ले आने की कोशिश वो करते हैं, वो बहुत खास है कि भाषा में एक नई रंगत के साथ ले आते हैं। वो भारतीय भाषा है, जो भाषा का एक नया दृष्टिकोण आपको कविता में दिखाई देगा, जिसमें कैसे वो तमाम उन मिथकों को ले आने की कोशिश करते हैं, तमाम पौराणिक आख्यानों के उन चेतनाओं को ले आने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो काम मुक्तिबोध कर रहे थे, तो गद्य साहित्य में एक काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे। और इसको इस तरह से भी एक तरह से आपको देखा जाए तो नए दृष्टिकोण के साथ हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन कर सकते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसे भारतीय कथा शैली कहते हैं, उसके साथ, क्योंकि कथा बांचने की चीज होती है और कथा बांचते समय उसमें रस न मिले, क्योंकि रस आप देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि भारतीय जो जीव है, जो भारतीय मनुष्य है, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, वो विषम से विषम परिस्थिति में भी रस ढूंढ लेता है। भारतीय किसान जैसे कि वह रहते थे, उनके स्मरण को पढ़िए कि वह कैसे तमाम सारी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करते थे और जीवन को कैसे रस के साथ जीते थे, विषमताओं में भी रस की खोज, ये उसे सीखा जा सकता है। और इसके साथ पूरे उस विराट व्यापकता के साथ उस लेखन, उस चिंतन परंपरा को बार बार पढ़ने और समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कुछ सूत्र में ये बातें मैंने बिखरी सी बातें आपके सामने रखी, लेकिन मैं जानता हूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य है, जो चेतना है, जो उन्होंने लिखा, उसके कैनन, उनकी इतिहास दृष्टि, उनकी आलोचनात्मक प्रतिमान, वो अपने समय और समाज से जुड़ते हुए भी भारतीय चेतना 21वीं सदी में जिस समय और जिस चीज से हम लड़ रहे हैं, सृष्टि पर संकट छाया हुआ है, ऐसे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ जो 2-3 चीजें बार बार नजर आती हैं, वो है मनुष्य की अदम्य जिजीवसा, मानवीय चेतना का विकास, मानवीय प्राणधारा का विकास। इन सारी चीजों को अलग से आप पढ़ें और इनको देखें तो ये आपके अंदर बहुत चेतना भरेंगी, आपके अंदर चेतना का वो विकास करेंगी। मुझे लगता है कुछ बातें फिर बाद में होंगी। मैंने कुछ मोटे मोटे तौर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि के निर्माण में कौन से तत्व थे उसके बारे में बातचीत की, और
उनके निबंधों, उपन्यासों और उनके वैचारिक लेखन के साथ कैसे उनका निर्माण होता है, उनकी इतिहास दृष्टि का, और इतिहास लेखन की परंपरा में कैसे एक नई परंपरा की खोज करते हैं जिसके साथ जुड़कर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का विकास होता है। मैं बहुत आभार पुनः प्रकट करता हूँ अज्ञेय सहचर मंच का और अपने मित्रों का, विशेष रूप से गौरव जी का, रमाकांत जी का और सब साथियों का। मित्रों, मेरा समय अगर पूर्ण हो गया हो तो मैं अपनी बात बंद करूं। गौरव जी अगर संकेत करें या रमाकांत जी कि कुछ और बातें की जाएं, प्रश्नोत्तरी तो मुझे लगता विस्तार होगा, फिर बातें की जाएंगी। मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विराट व्यक्तित्व, विराट आचार्य और भारतीय चेतना में रचे पगे आचार्य के बारे में बातचीत करने के लिए आपने आमंत्रित किया। मैंने अब ये बातें की, मैं खुद बहुत समृद्ध हुआ। आपने कितनी बातें ग्रहण की और क्या चीज, इस पर जरूर आप टिप्पणी करें और बातचीत फिर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।